कुछ बातें देश के कोने कोने तक हर व्यक्ति को पहुंच रही है जो कि आवश्यक है आज इस कोरोना की महामारी के दौरान। आपका ही प्रश्न से हम शुरू करते हैं देवेंद्र जी, क्योंकि वैक्सीनेशन चल रहा है और आज आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अगर कोई हथियार हमारे पास है, कोई हथियार कारगर सिद्ध है, तो वह है एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा मास्क। आप सब लोग मास्क पहने और वैक्सीनेशन के लिए भी जाएं। अभी हम लोगों के पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन हैं और आप लोग किसी भी वैक्सीन को बेहिचक लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद आपको दूसरे दिन या किसी को 5 से 6 घंटे के बाद हल्का सा बुखार, सर में दर्द, उल्टी, या जैसे कि बता रहे हैं हल्का सा पेट में जो बता रहे हैं कि डायरिया का होना, मसल्स का पेन होना, ये छोटे से कुछ साइड इफेक्ट हैं। और अगर मैं सही भाषा का प्रयोग करूं तो यह कह सकते हैं कि यह साइड इफेक्ट नहीं, यह इफेक्ट है। अर्थात आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है काफी अच्छी है, क्योंकि ये जो वैक्सीन बनती हैं ये अट्यूनेटेड वायरस से बनते हैं, अर्थात वायरस को कमजोर करके जो कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षण क्रिया को जन्म दे सके, एंटीबॉडीज बन सके, ये उसके लिए होता है। वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको बुखार आ रहा है, और चिंता न करें, बिल्कुल न घबराएं, बुखार आपका 100 भी जा सकता है, 101 भी जा सकता है, तो आप पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम ले सकते हैं। दिन में 4 बार ले सकते हैं। वैसे 4 बार लेने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप एक बार सुबह, दिन में और शाम को भी लें तब भी ठीक हो जाएगा। पानी खूब पिए और हल्का सा दर्द भी रहेगा, हो सकता है हल्का सा सर दर्द हो जाए, बदन दर्द हो जाए, मसल्स में पेन हो जाए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को शाबाशी देनी है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका शरीर अच्छा, आप अगर हल्के मात्रा में भी हमारे शरीर में कुछ आओगे तो हमारा इम्यून आपसे भी लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारा शरीर समझ जाता है कि यार अच्छा आप तो हमारे भले के लिए आए हो, तो 1 या 2 दिन के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो। पानी खूब पीना है और आपको पैरासीटामोल ले सकते हैं और कुछ भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी कोई ऐसी आ रही है तो आप ओआरएस का घोल ले सकते हैं। आपने अपने प्रश्न पूछा तो मैं आपका अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगा था, ऑफकोर्स मुझे आप लोगों से सबसे पहले लगी होगी, तो मुझे भी दूसरे दिन बुखार आया, बैठा ही हुआ था, बहुत हल्का सा बुखार, और ऐसा लग रहा था कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने आराम किया। दूसरे दिन वैक्सीन लगाने के बाद मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको दिन भर आराम करना पड़ सकता है, इससे ज्यादा कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब, मैं एक्सरसाइज का पूछना चाह रहा था कि क्या मैं वर्कआउट कंटिन्यू? आप बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को फीवर कुछ ज्यादा आएगा तो शायद वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, इतना बुखार आएगा कि वर्कआउट आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको हल्का बुखार है तो आप जो योगा प्राणायाम की बात कर रहे थे, नमस्कार, आप योगा मैं विशाल प्राणायाम और बंसल मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप से आमने सामने बैठ के या जूम के द्वारा मैं अपने प्रश्न को रख पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं अभी, मेरे को मार्च में, फरवरी एंड में वैक्सीन लगी थी, एक तो फर्स्ट डोज, उसके बाद मेरे को मार्च में लगनी थी, फिर मेरे को जो है कोविड हो गया। अब मैं कोविड से बिल्कुल सही हूँ, तो कोविड होने के बाद मैं कितने दिनों बाद वैक्सीन लगा सकता हूँ? फर्स्ट डोज लगवाऊं या सेकंड डोज लगवाऊं, क्या कर सकता हूँ, जरा इसमें मुझे बताइएगा। और कोविड होने के बाद हमारी इम्यूनिटी, ये मेरा दूसरा प्रश्न है, कब तक रहेगी जो कि हमें दोबारा कोविड नहीं होगा या नहीं हो सकता? इसमें मैं सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। आपको एक बार कोविड हो चुका है, आपने पहली डोज ली वैक्सीन की, और वैक्सीन की पहली डोज लेने के कुछ दिन बाद आपको कोविड हो गया,
कोविड होने के बाद अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब मैं वैक्सीन कितने दिन बाद लूं। तो एक बार कोविड से रिकवरी होने के बाद 4 to 6 वीक, अर्थात आप 30 दिन से 42 दिन के बीच 4 से 6 वीक के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। 1 महीने के बाद भी जाके आप वैक्सीन को दोबारा लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका रहा कि हमारी जो कोविड हुआ है, तो कोविड होने के बाद भी हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी तो डेवलप होती है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो इम्यूनिटी आपकी धीरे धीरे कि जो वायरस है आपके बॉडी के अंदर, और जो वायरस 10 दिन तक या 15 दिन तक जो आपके शरीर में रहता है, इसके बाद ये वायरस धीरे धीरे शरीर से चला जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये अपना काम कर चुका होता है। अभी आगे के प्रश्नों में मैं और भी विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है, और ये एंटीबॉडीज 28 दिन से बनना शुरू करती हैं और 3 महीने तक ये आपके शरीर में रहती है। तो इसलिए भी हम कभी कभी कहते हैं कि 3 महीने तक तो आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। वो इम्यूनिटी आपकी कितनी डेवलप करता है, वो उसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं होता है कि इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए 3 महीने तक आपके शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं। इसके बाद धीरे 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 आपके शरीर की एंटीबॉडी समाप्त होने लगती है, अर्थात इम्यूनिटी समाप्त होने लगती है। इसीलिए आप अपनी दूसरी डोज 1 महीने के बाद 42 दिन के बाद जाके लीजिए। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि 2 हथियार हैं, आपने वैक्सीन तो ले ली, लेकिन इसके बाद मास्क सही और उचित प्रयोग करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे पास एक और सवाल आया हुआ है संध्या जी की साइड से। क्वेश्चन है कि उनके घर में उनकी मदर को फीवर था और इसी के साथ उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। तो कोविड के साथ उनको 13 से 14 दिन हो गए हैं, वो रिकवर भी हो रही है, लेकिन उनकी वीकनेस कम नहीं हो रही है। कंटिन्यूसली शी इज फीलिंग वेरी वीकनेस। ओके, आपको कोविड पॉजिटिव हुआ और उसके बाद आप पूछना चाह रहे हैं आपको वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है। वीकनेस आएगी आपको, क्योंकि आप ये सोचिए, इससे पहले जब कोविड नहीं था, एक सिंपल सा वायरल फीवर अगर हमें होता था तो कमजोरी आ जाती थी। और ये जो वायरस है, ये वायरस तो कुछ अनोखा ही वायरस है, तो इसलिए आपको कमजोरी रहेगी। आप अच्छा खाना खाइए, विटामिन सी 15 दिन तक आप लीजिए, आप जिंक की टैबलेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अच्छा भोजन लीजिए, प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए और फ्रूट्स लीजिए। और जैसे ही आपकी रिकवरी कोविड से हो जाएगी, उसके बाद रिकवरी के दिन से ही आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकती हैं। मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, वो आप कर सकती हैं। प्रोन पोजीशन में रह के भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। और अच्छा न्यूट्रिशन, और हम कह सकते हैं कि आप न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ जो हम मल्टीविटामिन की बात जो अभी मैंने आपको बताई, ये भी ले सकते हैं। और समय के साथ साथ ही आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वक्त लगेगा वीकनेस को पूर्णतः दूर होने पे, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि इसके बाद आपका न्यूट्रिशन और खान पान कैसा है। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास है राजकुमार जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं और अभी आज से 28 दिन पहले उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लगाया था, और अभी वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी कोरोना पॉजिटिव के दौरान उनको एक किट मिला है, कोरोनोनिक्स ऐसा वो बता रहे हैं। तो वो खुद को रिकवर करने के लिए उस किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कुछ काढ़ा वगैरह कुछ जैसा है। तो ये तो एक घरेलू उपाय है, इसके अलावा एक मेडिसिन कौन सी उनको प्रेफर करना चाहते हैं? देखिए, किसी भी तरह का काढ़ा और किसी भी तरह का ये नुस्खा, कोई भी एविडेंस हमारे पास मेडिकल साइंस में अभी नहीं है कि वो कोविड-19 और कोविड पॉजिटिव केस में दिया जाता है। कोई भी एविडेंस नहीं है, अर्थात हम इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको चाहिए, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो पहला काम आपको घर में आराम करना है, आइसोलेशन में रहना है, अपने आप को लगातार मॉनिटर करना है। पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास रहना चाहिए। आपकी SpO2 94 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर नीचे जाती है तो इसका मतलब ये अलार्मिंग आपके लिए है।
इसके नीचे जाने पर आपको क्या क्या करना है वो भी हम लगातार इस चीज की भी बात कर रहे हैं कि आपको प्रोन पोजीशन में होना है, पेट के बल लेटना है, और पेट के बल लेटने के बाद आपको गहरी गहरी सांस लेनी है। और पेट के बल ऐसा नहीं कि 10 मिनट, आप हर एक 2 घंटे में अपने करवट या तो पेट के बल ले सकते हैं, लेट सकते हैं, या से आप लेट सकते हैं। तो 2-2 घंटे तक आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपका ये प्रोन पोजीशन के बाद भी SpO2 का सैचुरेशन सही आ जाता है। इसके बाद भी नहीं आता है तो फिर हम और इसमें मेडिसिन की बात करते हैं, स्टेरॉइड की बात करते हैं। लेकिन अगर आपका 94 से SpO2 94 से ऊपर है तो आपको कोई भी इस तरह की चीजें की आवश्यकता नहीं है जो कि आप जिनका वर्णन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, आपको खांसी है तो आप लिवोसिट्रिजिन या मोल्टोविटास इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, विटामिन सी आप ले सकते हैं, अच्छा खाना आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो गया है, इसके बाद अभी जो हम बताते हैं कि प्रोफाइलेक्टिकली आप आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम एक दिन की एक खाली पेट 3 दिन तक वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, आराम कीजिए, और हाँ 1 से लेके 5 दिन के बीच तक आप बिल्कुल सतर्क रहिए, आराम कीजिए। 5वें से लेके 10वें दिन के बीच आप सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सिम्टम बहुत वर्स हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे साथ है दीपिका पवार जी की साइड से। उनका कहना है कि शी गॉट सिम्टम्स ऑफ कोविड सिंस 12th of April, having several headache and loose motions on 15 April. Then she get test and also report came negative. Okay. So then what is the question? Question is कि she got symptoms of COVID since 12th of April and she उनको उस समय सेवेरल हेडेक था और लूज मोशन थे। उसके बाद फिर उन्होंने टेस्ट करवाया था बट रिपोर्ट नेगेटिव है। उनका कहना है कि जो भी सिम्टम्स उनके अंदर हैं वो कोविड वाले। ओके, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपको जो भी सिम्टम है, लूज मोशन है और आपको फीवर है, ये सब कोविड के सिम्टम्स हैं। लेकिन आपका कोविड का जब आपने टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव निकला। इससे पुराने सेशन में भी हमने बात की है कि अभी कुछ म्यूटेंट वेरिएंट के वजह से RT-PCR पूरा का पूरा 100% रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अर्थात जो इसकी स्पेसिफिसिटी तो काफी है, सेंसिटिविटी काफी कम है। कहने का मतलब यह है कि आपका अगर सिम्टम्स हैं लेकिन कोविड पॉजिटिव RT-PCR ने डिटेक्ट नहीं किया है तो इस समय हम आपको यही कहेंगे कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। आप वही सावधानियां बरतेंगे जो कि एक कोविड पॉजिटिव का मरीज बरत रहा है। मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि अगर आपके सिम्टम्स जो भी हुए थे वो 5 दिन के अंदर कुछ सबसाइड हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने लिया भी होगा, ORS लिया होगा, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है आपको तो फिर सिम्टोमेटिकली आप उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। लेकिन 5 दिन के बाद भी अगर आपका, क्योंकि आपने 12 अप्रैल बताया है तो 12 अप्रैल से आज 6 मई है, मुझे लगता है कि अभी तक तो आप रिकवर हो चुकी होंगी। लेकिन जब आपका RT-PCR नेगेटिव आता है, आपको सिम्टम कोविड की तरह है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कोविड हो सकता है, तब भी आपको कोविड हो सकता है, ये मान के चलिए। बाद में अगर आपके सिम्टम सीवियर होते हैं फिर हम क्या करते हैं कि चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से या चिकित्सक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम HRCT करवाते हैं। HRCT मतलब क्योंकि हमारा RT-PCR तो नेगेटिव आया, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोविड हो सकता है। 5वें दिन के बाद लंग्स में कुछ चेंजेस आते हैं, तब हम HRCT के लिए चिकित्सक के परामर्शानुसार HRCT करते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है कि आपको कोविड है और आपको हमें किस ट्रीटमेंट प्लान में रखना है। तो मुझे विश्वास है कि अभी तक रिकवर हो गई होंगी, अन्यथा आपको वही लाइन फॉलो करनी है जो एक कोविड पॉजिटिव की लाइन होती है। Along with this answer and sir, along with this question, Deepika ma'am is also saying कि उन 1st of May को उन्होंने उनका जो IgG रिपोर्ट है वो शो हुआ था एंटीबॉडीज 1st of May को।
ओके, हाँ जी। तो So, IgG जो है, देखिए हमारे पास 3 चीजें हैं। IgG आपका कितना एंटीबॉडीज आपके बॉडीज आपके शरीर में है ये हमें बताता है। जो एक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है, इससे हमें पता चलता है कि आप ये बहुत ही कम समय में हो जाता है, लेकिन इसकी भी है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिसिटी कम है। तो इससे अगर आप नेगेटिव निकल जाते हैं इस एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से, तो हम आपको नहीं मानते हैं कि आपको नहीं होगा, फिर हम RT-PCR के लिए आपको भेजते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से आप नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन जब हम RT-PCR करते हैं तो पॉजिटिव आ जाते हैं। आपने जो एंटीबॉडीज का टाइटर कराया हुआ है, ये भी इसमें पता चलता है कि आप क्या आपको पुराना इन्फेक्शन था या रिसेंट इन्फेक्शन है। IgM मतलब आपको अभी रिसेंट का इन्फेक्शन है। IgG अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको पुराना इन्फेक्शन एक बार हो चुका है। केवल इतना ही पता चलता है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप RT-PCR कराएं। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत रहें, मास्क पहने, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। and she also got infected in September 2020. ओके, सितंबर में आप पॉजिटिव थी तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप पॉजिटिव नहीं है। अगर कुछ सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिम्टम्स अगर आएंगे तो आप अपना RT-PCR कराइए। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ लाइव से हमारे पास एक और क्वेश्चन जुड़ रहा है। क्वेश्चन रविंद्र बजाज जी का क्वेश्चन है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कितने समय के लिए एंटीबॉडीज बॉडीज में रहती हैं? वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कितने देर बाद एंटीबॉडीज बनती हैं? मैं पुराने प्रश्न में जो अभी पूछा था मैडम ने कि उनका IgG पॉजिटिव आया था, क्योंकि पुराना इन्फेक्शन जैसा था कि पुराना इन्फेक्शन आपको कोविड पॉजिटिव हुआ है, पुराना आप पॉजिटिव रही हैं, तो IgG तो पॉजिटिव आएगा ही आपका, तो उसमें तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब आपको रिमोट इन्फेक्शन हुआ है, रिसेंट नहीं हुआ है, तो आपको नहीं घबराना है। दूसरा कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन बाद, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पहली डोज वैक्सीन के लेने पर कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है और हम डिक्लेयर भी नहीं करते कि आपको इम्यूनिटी बनेगी। 2 डोज पूरी वैक्सीन लेने के बाद आपको 28 से 30 दिन लगते हैं, 2 से 4 से 6 वीक, और 4 से 6 तो नहीं, 1 महीना, लगभग 1 महीने के बाद 4 वीक टू 6 वीक हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी डेवलपमेंट में इतना समय लगता है। तो वैक्सीन दोनों लेने के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, मास्क पहने और अपने आप को सुरक्षित रखें। कल भी हमने बात की थी कि वैक्सीन लगाने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस, आई मीन इन्फेक्शन होने की संभावना भी कम है, और अगर आपको इन्फेक्शन होता है, आप पॉजिटिव हो भी सकते हैं, तो सीरियसनेस ऑफ द इलनेस वो बहुत कम है। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ जूम से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है प्रवीण कुमार जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ कोरोना, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फ्लू? नॉर्मल फ्लू, देखिए कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो फीवर तो है, फीवर के साथ सोर थ्रोट, कफ, माइल्जिया, हेडेक, गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये तो मेन फीचर है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको रहेंगे ही, जैसे वायरल फीवर में होता है, बिल्कुल सेम वही फीचर इसमें है। बुखार वायरल फीवर में भी आता है, आपके नाक से पानी बहता है जिसे हम राइनोरिया कहते हैं, रनिंग नोज। दूसरा सोर थ्रोट, आपके गले में दर्द हो सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है। इसके साथ कुछ एटिपिकल फीचर है। एटिपिकल फीचर मतलब आपका स्वाद का चला जाना, आपके सूंघने की शक्ति पर प्रभावित होना, सूंघने की शक्ति आपकी कम हो जाती है, आप कोई भी चीज खाते हैं तो उसका टेस्ट नहीं पता चलता। ये यूजुअली वायरस में नहीं होता है, लेकिन इसमें जरूर। इसके साथ कुछ भी एटिपिकल, सर में दर्द होना, आपको ना बुखार होगा, कुछ भी नहीं होगा, अचानक एटिपिकल, जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरल आर्टराइटिस, और टेम्पोरल आपके सर के आधे हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाए। आप जब सर में टच करेंगे तो उसमें पेन हो जाएगा, उसमें टेंडरनेस हो रही है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। अभी ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो अधिकतम मरीज हैं उनको पेट खराब भी हो रहा है,
लूज मोशन और डायरिया से अधिक मरीज आ रहे हैं। तो कोई भी सिम्टम इस कोविड महामारी के दौरान आपको अगर होता है तो मैं बार बार बता रहा हूं कि अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज हम इसे कोविड ही समझेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि अगर कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है, प्लीज अपने आप को अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट का मतलब आइसोलेट कर लीजिए, आराम कीजिए और देखिए कि और कितने सिम्टम आ रहे हैं। खूब पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छा खाना खाइए, अपने दिमाग में जरूर सोचिए कि हाँ मुझे कोविड हो सकता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल कि आपने पहले सिम्टम आने पर ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अपने शरीर को रेस्ट देना शुरू कर दिया है, पैरासिटामोल लेनी शुरू कर दी है। अब आप इस कोविड महामारी से लड़ सकते हैं, अर्थात अब आप गंभीर बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, आप आराम से टेस्ट कराइए, पॉजिटिव आ भी जाते हैं तब भी 1 से लेके 5 दिन, ये रूल ऑफ 5 आप याद रखिए। 5 दिन, पहला सिम्टम से लेके 5वें दिन तक आपको परेशानी होगी, आपको बुखार और ज्यादा होगा, आपका बुखार काफी बढ़ सकता है, आपको पूरे शरीर में दर्द होगा, आपका सर दर्द भी होगा। लेकिन अगर आपने इन 5 दिनों को कंट्रोल किया अच्छी तरह, अच्छे से, अगर आप घर में आराम कर रहे हैं और खूब पानी पी रहे हैं, न्यूट्रिशन सही रख रहे हैं, तो 5वें दिन के बाद धीरे धीरे ये नॉर्मल भी आ सकता है। 2 ग्राफ जाते हैं 5वें दिन में, या तो ये धीरे धीरे ठीक होगा और या दूसरा ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और फ्रिक्वेंटली ये देखा गया है कि जो लोग अपने 5 दिनों को काउंट अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं और जो 5 दिनों में काफी एक्सर्शन करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं, उसमें 5वें, 6ठे, 7वें दिन में सीवियरिटी का पता ही नहीं चलता है और बहुत जल्दी से साइटोकाइन्स स्टॉर्म आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके बाद इमरजेंसी की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच सर। रविंद्र बजाज सर अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हुए पूछ रहे हैं कि दोनों डोज लगने के बाद तकरीबन 1 महीने में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जैसा कि आपने बताया, मगर कितने टाइम तक वो बॉडी में रहती है, ये वो पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने अभी, लेकिन आपके प्रश्न का जो जवाब मैं अभी दे सकता हूं, ये मैं ये कह सकता हूं कि कितने दिनों तक आपने पूछा एंटीबॉडीज रहेंगी, तो इसका एविडेंस अभी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी तो वैक्सीन लगना ही शुरू हुआ है। इस पर रिसर्च चल रही है, एम्स ऋषिकेश भी इस पर रिसर्च कर रहा है कि कितने दिन तक और कितना जल्दी एंटीबॉडीज का टाइटर बॉडी के अंदर बनता है। कहीं कहीं तो बात हमारी ये भी हो रही है कि शायद ये 1 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमें बूस्टर डोज भी इसकी देना पड़े, क्योंकि अभी तो हम 2 डोज दे रहे हैं 1 महीने के अंतराल पे या 4 से 6 वीक के अंतराल पे। लेकिन हो सकता है अगर इसके एंटीबॉडीज टाइटर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम तक न रहे, या 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद धीरे धीरे कम आती हैं, तो हमें बूस्टर डोज भी लगाना होगा। वर्तमान समय पर हम ये नहीं बता सकते कि कितने दिन तक के एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन है एडवोकेट राज किशोर जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि how much gap should be there between both doses in case of Covaxin as well as Covishield? In news, many advisors suggest that if there will be more gap between both doses, then it will be more effective. Yes, you are 100% right, and this is a good question. I mean, the dose interval between first dose to second dose, I mean, in Covaxin, it should be 28 days. But in case of Covishield, in Covishield, the dose interval should be 4 to 8 weeks. Initially, in a Covishield, it was 4 to 6 weeks, and later it was decided that the same concept which have been stated, that if we extend the duration between the 2 doses, then of course it is good for the immunity, so that we are able to produce much antibodies inside our body. कहने का मतलब यह है कि कोवैक्सीन में अभी भी आप 28 दिन के बाद, अर्थात 4 वीक के बाद आप सेकेंड डोज लगा सकते हैं। कोविशील्ड में भी पहले हम 4 से 6 वीक की बात करते थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 6 to 8 वीक या 4 to 8 वीक।
और इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम बेटर इम्यूनिटी चाहते हैं तो इसको 42 दिन के बाद हम लगा सकते हैं, 42 दिन में लगा सकते हैं, या 42 से 56 दिन, आई मीन 6 to 8 वीक। तो 6 to 8 वीक में अगर आप लगाएंगे तो इसकी इम्यूनिटी कह सकते हैं कि अच्छी बूस्ट होगी। दैट इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स। थैंक यू सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास है आशा जी की साइड से। इनका क्वेश्चन है कि इनके बेटे 14 इयर्स का है इनका बेटा, उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं है, ना ही फीवर है ना ही कोल्ड है। इन स्पाइट ऑफ दैट क्या उनको पीसीएम देनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि देवेंद्र जी ने हमें पहले ही बताया कि आज यूथ लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रश्न जो है एडोलेसेंट का है, और ये एडोलेसेंट की समस्या को एड्रेस करते करते मुझे यूथ का भी ध्यान आएगा, और यूथ की समस्या मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही है। शायद हम यूथ के लिए कुछ अलग सा भी प्रोग्राम कर सकें, ये मेरी इच्छा है। एडोलेसेंट अर्थात जो बच्चे 11 से 19 साल के बीच के हैं, और बच्चे जो 11 से या 9 साल से 10 साल से नीचे वाले हैं, किसी में भी कोविड के सिम्टम्स आ सकते हैं और कोविड पॉजिटिव वो भी हो सकता है। बिल्कुल लापरवाही न बरतें। अभी जैसे आपने बताया कि 14 साल का है और सिम्टम नहीं आ रहे, मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी यूथ लीडर को भी और जो यूथ मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर। अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो एडोलेसेंट होते हैं और यूथ होते हैं, उनके बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उनका जो SpO2 है वो कब डिक्लाइन कर जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अभी हम जो एल्डरली लोग हैं या जो एडल्ट हैं, उनसे हम कहते हैं कि SpO2 को मॉनिटर कीजिए। 94 से नीचे पहुंचते पहुंचते उनको सिम्टम तो होने लगते हैं, और सिम्टम होते ही वो पता कर लेते हैं कि यस उनका अब तो SpO2 नीचे चला गया है। यूथ में क्या हो रहा है कि उनको कोई भी सिम्टम नहीं आता, कुछ भी सिम्टम नहीं आता, और कभी जब अचानक आप देखते हो, क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि सिम्टम तो कुछ है नहीं, मैं तो सब ठीक ठाक हूं, मैं क्यों पल्स ऑक्सीमीटर से अपने आप का सैचुरेशन चेक करूं। और यहीं पर गलती होती है कि अचानक जो होता है इस यूथ में, क्या होता है कि अचानक उसको चक्कर होने लगता है, अचानक देखते हैं कि लंग्स में इंफेक्शन होने लगता है, और जब हम पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत ज्यादा नीचे सैचुरेशन आ चुका है, 80 आ गया है, 88 आ गया है, 81 आ गया, बिना किसी सिम्टम को। इसको हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। इसलिए जितने भी यूथ हैं जिनकी उम्र 30 साल है, 25 साल है, 20 साल है, वो इस चीज को ध्यान रखें। और इनफैक्ट जो 14 साल की उम्र है, इसमें भी आपको लगातार सिम्टम हो या सिम्टम ना हो, अगर आप एक बार कोविड पॉजिटिव आ गए हैं तो प्लीज अपना SpO2 चेक करते रहें। आपका SpO2 नहीं बताने वाला है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, कि आपके अंदर जो सिम्टम्स आ गए, आपको सिम्टम्स बहुत देर में आते हैं और तब तक SpO2 बहुत नीचे जा चुका होता है। और जब SpO2 नीचे चला जाता है काफी, आपको सिम्टम्स तो आ ही रहे हैं, जब आपको सिम्टम आता है तब पता चलता है कि अरे SpO2 तो इतना नीचे चला। तो जैसे ही आपका 94 से नीचे जाता है SpO2, आपको अलर्ट हो जाना, चाहे सिम्टम हो चाहे सिम्टम ना हो। यहीं पर गलती होती है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। एक तो आप भी SpO2 मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, यह सोच के हमें यूथ में एकदम सतर्कता खोनी नहीं है, हमें सतर्क रहना है। SpO2 आप चेक कीजिए कितना है। दूसरा, SpO2 अगर 94 से ऊपर है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल आप दीजिए, बुखार नहीं आ रहा है तो पैरासीटामोल देने की कोई आवश्यकता नहीं। हाइड्रेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए, 1 से 2 लीटर ज्यादा पानी पीजिए, जैसे कि आप अपने अच्छा भोजन कीजिए, प्रोटीन युक्त, अच्छा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, यह आप लीजिए। कोई एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि पेट में अल्सर हो जाए। दूसरा, 5 दिन जो मैं आपको बता रहा हूं, 5 दिन तक उसको आराम से बैठने के लिए कहिए। जिस दिन उसने 5 दिन
क्रॉस कर लिया, 6 दिन क्रॉस कर लिया, बुखार भी ठीक हो गया, SpO2 इसका 94 से ऊपर आ रहा है, आप आराम से रहिए, कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा एक वो रखना चाहूंगा कि हमारे साथ लगभग जो लोग जूम पर जुड़े हुए हैं ये बहुत क्लोज फैमिली के लोग हैं, जो लाडली की टीम लाडली हैं, और जैसा मैंने बताया था नेशनल अवार्डीज, और आपने जो बात रखी कि नेशनल यूथ अवार्डीज फेडरेशन का भी आज हमें साथ मिला है, तो अभी मेरी बात हुई है फेडरेशन में, कल का हम एक्सक्लूसिव कार्यक्रम जो है वो नेशनल यूथ अवार्डीज फेडरेशन के लिए रखेंगे, और उसमें देश भर से जिन लोगों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है अलग अलग सालों में अलग अलग कामों के लिए, उनके साथ हम इस कार्यक्रम को करेंगे, और हर व्यक्ति का लगभग 10-10, 15-15 हजार लोगों का रीच है, तो उन लोगों से हम निवेदन करेंगे कि वो बाकी लोगों को फेसबुक पर जोड़ें। और आज अभी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर सर मैं देख पा रहा हूँ 522 लोग करंटली इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, इसको देख रहे हैं, और 88 लोग इसको अपने कार्यक्रम को शेयर कर चुके हैं। तो 88 लोग इंटू अगर हम 1000 करें तो लगभग 88,000 लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और डायरेक्ट हमारे पेज पर इस वक्त 522 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रीच है। और चौथे ही दिन हम ये अचीव कर पाए, ये आपकी क्वालिटी है सर कि आप प्रश्नों का सब बहुत एक इंटरैक्टिव तरीके से आप उनका ये प्रोग्राम चल रहा है, और सभी लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब उनको सही तरीके से मिल रहे हैं। और कल से हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को जूम का लिंक हम दें, लेकिन जूम की हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जूम में एक लिमिटेड ऑडियंस ही आ सकती है एक पैकेज के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों का थोड़ा सा एक कंसर्न है कि जूम पर हम लिमिटेड लोगों को ही रखेंगे। तो आज जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसबुक पर इससे जुड़ने के लिए कहें। हमारा जो लाडली फाउंडेशन का फेसबुक पेज है, हम रोजाना शाम को 5 बजे वहाँ लाइव होते हैं, और आप फेसबुक पर भी कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो सवाल डॉक्टर संतोष साहब के पास तक पहुंचेगा, एम्स के पास तक पहुंचेगा। जो भी और दूसरे डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल होंगे, जैसे डॉक्टर मुकेश जी की बात चल रही है, सैटरडे संडे वो रहेंगे। और आज मेरी बात डॉक्टर साशा सेन जी से भी हुई है, जो राष्ट्रपति भवन की डॉक्टर हैं और सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं वो, और किस तरीके से इस कोरोना के समय में जो चैलेंजिंग समय है उसमें अपने आप को मेंटली कैसे हेल्दी रखना है, उस विषय पर वो लोगों से बात करने के लिए आएंगी। तो ये हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि देश भर के जो प्रख्यात डॉक्टर्स हैं डॉक्टर संतोष साहब के माध्यम से और दूसरे माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और आज डेवलपमेंट हुई है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के विषय पर कोरोना का क्या नजरिया होना चाहिए, कि गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आज डॉक्टर मनीषा मित्तल से मेरी बात हुई है। वो गायनेकोलॉजी विषय पर कि कोरोना एंड गायनेकोलॉजी, इसको भी हम रिलेट कर रहे हैं। तो जो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस संबंध में क्वेश्चन पूछने होंगे, वो भी हम जवाब दे पाएंगे। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो इस कार्यक्रम को हम बड़ा बनाएंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस इतना बताइए कि फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें, तो हमारे लिए इजी रहेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर हम सवाल लेते रहें और डॉक्टर साहब उसका आंसर देते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। या कामनी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है किरण आहूजा जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि इफ समवन हैव ड्रग एलर्जी and asthma, can he is able to get vaccine or other injection? Yes, if you have asthma, definitely you can go and take the vaccine, no problem at all. But at least while taking the vaccine, you are supposed to tell each and every complaint or drug allergy to the vaccinator officer over there. आपको कोई किसी भी ड्रग से एलर्जी है तो आप जो वैक्सीनेटर ऑफिसर होगा उसको आपको बताना होगा कि आपको किस ड्रग से क्या एलर्जी है, क्या इससे पहले कभी किसी वैक्सीन को लेने पर आपको एलर्जी तो नहीं है। बट अस्थमा, COPD, कोई भी बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कार्डियक डिजीजेज, कोई भी अगर आपको बीमारी है तो आप वैक्सीन लीजिए। आपको तो इन जिनका जितनी बीमारियों का मैंने नाम दिया है इनको तो वैक्सीन पहले लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास है दिव्या चौहान जी की साइड से। इनका क्वेश्चन है कि सर मेरे हस्बैंड को कोविड है और उनको 6 डेज हो गए हैं, बट उनको फीवर अभी भी कंटिन्यूसली आ रहा है। वो डोलो 650 mg ले रहे हैं। तो इसके अलावा आप कोई और मेडिसिन रिकमेंड करेंगे या फिर ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और जिसने ये सवाल पूछा है
प्लीज ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर आप ये सही बोल रही हैं कि 6 दिन उनको आज हो गया है, देखिए मैंने इससे पहले भी बात को कहा, हम लोग लापरवाही कर रहे हैं स्टार्टिंग में। हम 6 दिन तब बोलते हैं जब हम आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आती है वहां से 6 दिन गिनते हैं, वहां से गिनते हैं पहले दिन नहीं। जिस दिन आपको पहला सिम्टम आया उस दिन, आरटीपीसीआर तो कोई तीसरे दिन कराता है, उसकी रिपोर्ट आती है चौथे दिन, तो वहां से हम नहीं गिनेंगे। अगर पहले सिम्टम जिस दिन से आया उस दिन से लेके अभी तक ये 6 दिन है, और 6 दिन में आप बता रहे हैं कि इनका जो है फीवर बढ़ रहा है। फीवर अगर 101 से ज्यादा है, 102 लगातार फीवर वर्स हो रहा है, फीवर बढ़ रहा है, इसके साथ साथ खांसी भी बढ़ रही है, या उनको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। 6 दिन अगर सही में है और 6 दिन में बुखार पहले से, जो पहले बुखार आया था पहले के 5 दिनों में, उससे बुखार अब ज्यादा बढ़ रहा है, या बीच में बुखार कम हो गया था लेकिन अभी 5वें दिन के बाद ये बुखार फिर 101 102 जा रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको करना है पहली चीज, SpO2 मॉनिटर करते रहिए कि SpO2 कितना है। 94 से नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर 94 से नीचे नहीं जा रहा है SpO2, तब भी, क्योंकि फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है। 5 से 10 दिन के बाद हमें, 10 दिन के बीच में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी आप क्या करेंगे, ब्यूटिसिनाइड, जो ब्यूडामेट के नाम से भी आता है, बहुत सारे नाम के, ब्यूटिसिनाइड 800 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, 800 माइक्रोग्राम आता है ब्यूटिसिनाइड, इनहेलेशन स्टेरॉइड है, इसको लेना शुरू कर दीजिए। इसको आप ले सकते हैं। ब्यूटिसिनाइड जो स्टेरॉइड है ये इनहेल किया जाता है, ये मीटर्ड डोज में आता है, 800 माइक्रोग्राम में आता है, तो इसको आप ले सकते हैं 2 बार, सुबह और शाम, इसको लेना शुरू कर दीजिए। पैरासीटामोल जो 650 मिलीग्राम है, इसको तो आप ले ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको 2 बार लेने के बाद भी सिम्टम्स 7 दिन से ऊपर चला जाता है, जैसे आज 6 दिन है, 1 या 2 दिन आप ब्यूटिसिनाइड ले लीजिएगा 800 माइक्रोग्राम, उसके बाद भी सही नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि फीवर भी बहुत तेज हो रहा है, उसके साथ साथ इनका हल्का सा सांस भी फूल रहा है, खांसी भी बहुत बढ़ रही है, फिर आप स्टेरॉइड ले लीजिएगा। डेक्सामेथासोन 0.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये होता है। अगर वो 60 किलो के आदमी है तो 6 मिलीग्राम एक दिन का, 4 से 5 दिन तक आप ये ले सकते हैं। अगर डेक्सामेथासोन नहीं मिल रहा है तो आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट। अगर 60 किलो के आदमी है तो 30 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, उसको 2 डिवाइडेड इक्वली डिवाइडेड डोज में आप दे सकते हैं, 15 सुबह 15 शाम को, 3 से 4 दिन के लिए। ये आप तुरंत शुरू कर दीजिए मेरी इस बात को सुन के। अगर SpO2 नीचे जाता है और इसके साथ बुखार आने के साथ साथ उनका सांस देखिए। सांस हम कैसे देखते हैं, घड़ी लीजिए, घड़ी पर देखिए 1 मिनट में वो कितना सांस लेते हैं। देखिए मैंने एक सांस लिया, आपने मेरे सांस देखा कहां से, नाक से तो देखा नहीं, यहां 1 2, ये 2 सांस हो गया। अगर 1 मिनट में ये सांस आपका 24 से ज्यादा होता है, 24 से ज्यादा होता है ये सांस 1 मिनट में, और बुखार 101 102 से ज्यादा जाता है, तो आपको स्टेरॉइड जो मैंने बताया ये देना है। पहले ब्यूटिसिनाइड देना है। ब्यूटिसिनाइड तो तब देना है जब सांस 24 से कम है। अगर 24 से ज्यादा है तो फिर आपको टैबलेट शुरू कर देनी है, इस पेशेंट की टैबलेट शुरू कर देनी है, डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये शुरू कर देनी है। और इसके साथ ही आपको अगर 24 से ज्यादा सांस है और SpO2 आप देखना है ये 94 से नीचे है, तो आपको इनॉक्साप्रिन जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, क्या होता है 5वें से 10वें दिन के बीच ये वायरस जो है बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करना शुरू कर देता है। बॉडी के अंदर ही जो हमारे इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस होते हैं, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शुरू कर देता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब होता है तो फिर अंदर थ्रोम्बस बनने लगता है। हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो होता ही है, न्यूट्रोपेनिया भी होता है, ये सब चीजें तो होती है। इसके साथ साथ ही जो थ्रोम्बोसिस, ब्लड जो है धमनियों में या इन जगहों पे हल्का हल्का क्लॉट होने लगता है, जमने लगता है, तो
इसके वजह से हमें एंटीकोगुलेंट देना होता है। तो इनॉक्सिप्रिन 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 60 किलो के हैं तो 30 मिलीग्राम इनको सब क्यूटिनियस देना है, स्किन के नीचे सब क्यूटिनियस इनॉक्सिप्रिन दे देना है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि 6-7 दिन के अंदर अगर SpO2 94 से नीचे आ रहा है, आपको क्या करना, पेट के बल तो आप अभी भी सुलाना शुरू कर सकते हैं उनको। प्रोनिंग जिसे हम कहते हैं, प्रोनिंग अभी YouTube में काफी बताया गया, अच्छी तरह प्रोनिंग देखिए कैसे करते हैं, प्रोनिंग करा दीजिएगा। और इसके बाद भी अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक नहीं आता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप बात कर लीजिए। थैंक यू। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितनी चीजें मैंने बता दी, हो सकता है जरूरत ना पड़े, हो सकता है जरूरत पड़े, लेकिन आप सिस्टमैटिकली इन चीजों को कीजिए और चिकित्सक से भी आप परामर्श कर सकते हैं। अब बिल्कुल मत घबराइए। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन है प्रियंका जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि वन ऑफ माय फैमिली मेंबर गॉट कोविड पॉजिटिव, टुडे इज द 19th डे, ही इज फाइन नाउ with no symptoms. Now when should be finish his isolation period? और उनको अभी RT-PCR करवाना चाहिए। Along with this, what other precautions should be taken in the family? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं बार-बार इन चीजों को दोहरा रहा हूं कि अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो इनिशियली अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो 10 दिन के लिए हम आइसोलेट करते हैं। अगर सिम्टम रहते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट 3 डेज सिम्टम फ्री होना चाहिए, तभी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। आप बता रहे हैं 19 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब पेशेंट जो थे रिकवरी कर चुके होंगे। अभी अगर उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है और तो अच्छी बात है, हम मानेंगे कि वो रिकवर हो चुके हैं। अगर कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अभी भी अगर सिम्टम का मतलब बुखार है तो हम मानेंगे सिम्टम है, बाकी खांसी है, कमर में दर्द है, शरीर में कुछ जकड़न है, उसको नहीं मानेंगे। ये तो कोविड के रिकवर होने के बाद भी रहता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि कोविड का टेस्ट कराना है नहीं कराना है, बिल्कुल मत कराइए। नो, आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप अभी भी RT-PCR कराएंगे, वो हो सकता है अभी भी पॉजिटिव आए। मैंने कल भी बताया था इसके लिए कि रिकवरी होने के बाद भी अगर आप एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं, RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है, तो 3 महीने तक आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, उसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास है एडवोकेट राज किशोर जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि काफी बार ऐसा होता है कि वैक्सीन सेकेंड डोज 6 से 8 सप्ताह में नहीं लगवा पाते हैं, तो इस वजह से सेकेंड डोज सही समय पर नहीं लग पाने के कारण अगर सेकेंड डोज 6 से 8 सप्ताह के बाद लगाया जाए तो क्या कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो वैक्सीन के बीच की जो वैक्सीन के बीच का जो ड्यूरेशन बताया गया है, 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बीच का जो ड्यूरेशन बताया गया है, वो मिनिमम ड्यूरेशन कि एटलीस्ट अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो 28 दिन के बाद आप दूसरी वैक्सीन लगा दीजिए, मिनिमम है। 25 दिन के अंदर हम आपको कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो आपको 6 से 8 वीक के बाद, अर्थात 42 दिन से 56 दिन के बीच में सेकंड डोज लगानी चाहिए। अगर आपको 30 दिन होगा तो वैक्सीन हो सकता है हम आपको ना लगाएं। ये मिनिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप 1 महीने बाद 9 वीक में लगा लीजिए, 10 वीक में लगा लीजिए, लेकिन लगाइए, लगाना जरूरी है। मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम नहीं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है कि हु शुड नॉट टेक वैक्सीन? फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड इज लैक्टेशन। These two conditions are contraindications for this vaccination. बाकी और कुछ नहीं, और सब में लगाइए। और अभी राइट नाउ लेस देन 18 ईयर अभी हमने वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, तो ये 3 कंडीशंस है जहां पर आपको नहीं लगाने हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संध्या जी की साइड से। उनका है व्हाट इफ आई एम वेयरिंग मास्क इन क्राउड प्लेस and other are not, am I protect in this situation? If you are not wearing mask, if she is wearing mask in crowd place but other are not wearing mask, so is she's definitely it's a good question. So if you are wearing mask, now again it's depend upon that how you have wear that mask and how
you are wearing that mask, first thing. Second thing, what type of mask you have used, and third things, you are saying that if your surrounding people have not they are not using the mask. आपने पहले कौन सा मास्क पहना है, ये इंपॉर्टेंट है. आपने डबल मास्क पहना है और मास्क की फिटिंग आपके फेस पर सही है. सही है का मतलब ये होता है कि मास्क जब आप पहने तो मास्क से जब आपके साइड से खुला नहीं रहना चाहिए, या आप जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो सांस है वो साइड से निकल रहा है, आपके चश्मे में फॉगिंग हो रही है. इसका मतलब है कि मास्क आपने ठीक से नहीं पहना. दूसरा, अभी जो सीडीसी की हमारे पास गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको डबल मास्क पहनना चाहिए. डबल मास्क का मतलब अंदर से आप सर्जिकल मास्क, जो हम मेडिकल मास्क कहते हैं, वो आप पहनिए, और उसके बाहर से आप कपड़े का मास्क पहनिए. इसके बाद सीडीसी ने एक चीज को और कहा है कि आप मास्क को किनारे से उसको नोट कर लीजिए, उसमें गांठ लगा लीजिए. टग एंड नोटिंग की बात की गई है. अगर आप किनारे से गांठ लगा लेते हैं तो उसकी जो आपके फेस में जो फिटिंग होती है वो अच्छी होती है. अगर आपने दोनों मास्क पहने हैं, डबल मास्क पहना है, तो 85 to 90% आप प्रोटेक्टेड हैं, भले ही दूसरे ने मास्क पहना हो या ना पहना. दूसरी बात, अगर आपने N95 मास्क पहना है तो आप 95% प्रोटेक्टेड है, लेकिन N95 मास्क जनरल पब्लिक के लिए रिकमेंडेड नहीं है, मेडिकल पर्संस के लिए रिकमेंडेड है. लेकिन डबल मास्क इक्वली प्रोटेक्टिव है आपके लिए. आपने मास्क पहना है, क्राउड में दूसरों ने नहीं पहना है, तो इसमें दो चीजें हैं. एक तो आपसे किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा, और दूसरा, दूसरे से जो आपको इन्फेक्शन, तो दूसरा क्योंकि मास्क नहीं पहना है, सब लोग खांस रहे हैं, सबके जो ड्रॉपलेट हैं, क्योंकि खांसेंगे, स्नीज करेंगे, तो सब जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो जो है हर किसी के श्वास नली में घुस सकते हैं, मुंह में जाके घुस सकते हैं, जा सकते हैं अंदर, और यहीं से लंग्स की ओर उसकी एंट्री होती है. आपने अगर क्या बोलते हैं, डबल मास्क पहना हुआ है और टाइट फिटिंग है, तो ऑफ कोर्स आपके प्रोटेक्शन की जो एक्सपोजर से जो आपको जो इन्फेक्शन से जो आपका प्रोटेक्शन होगा काफी हद तक होगा. लेकिन ये किसी भी बात को और किसी भी माध्यम से मैं इस बात को ये नहीं कह सकता कि बहुत कम लोगों ने मास्क पहना है और लोगों ने मास्क नहीं पहना. अभी हम चाहते हैं कि ऐसे पैंडेमिक के समय में जब हम सब लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है इस कोविड-19 से, हॉस्पिटल्स में बेड भी नहीं है, इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई लोग मास्क न पहने. अभी मास्क पहने, मास्क और वैक्सीनेशन, यही हमारे पास हथियार है. थैंक यू सो मच सर. इसी के साथ हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. अभिषेक जी हमारे साथ हैं, उनकी जो एज है 45 है और उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया था और आज से 3 दिन पहले उनको फीवर था. 3 दिन बाद उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका RT-PCR पॉजिटिव है और जब से टेस्ट करवाया उसके बाद से फीवर नहीं है, उनको बस एक बहुत नॉर्मल सा कोल्ड है. तो इस दौरान वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सी मेडिसिन प्रेफर करें. देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी. जैसे अभी पूछा गया था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको बुखार है, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो हम पूछते हैं कि इस पिछले 14 दिनों में क्या आपको कोई बुखार तो नहीं था, अर्थात आप संक्रमित तो नहीं थे. ये हमारा पूछने का अर्थ होता है. अगर आपको बुखार है या वैक्सीनेशन में जाने से पहले भी पिछले 7, 8, 10 दिनों में या 14 दिनों के अंदर आपको बुखार रहा है, तो आप कोविड के से संक्रमित तो हो सकते हैं. इस चीज को ध्यान में रखिए. अगर आप कोविड से संक्रमित हैं और आपने ऊपर से वैक्सीन ले ली जो कि रिकमेंडेड नहीं है, मैंने बार बार बताया है कि 4 से 8 वीक के बाद, एटलीस्ट 4 to 6 वीक के बाद आप उस रिकवरी के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं. लेकिन अगर आपने अपने बुखार को 14 दिन में, जो आपको विदिन 14 डेज अगर आपको फीवर है और अभी भी फीवर चल रहा है, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जरूर जाइए, लेकिन वहां पर बताइए कि मुझे बुखार आ रहा है. और मैं तो पहले ये कहूंगा कि आप वैक्सीनेशन के लिए मत जाइए, आप 2 या 4 दिन बाद जाइए जब आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए. क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, इस महामारी के दौरान, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, अगर आपको बुखार आता है,
until proved otherwise इसको हम कोविड ही माने। तो इसलिए बुखार जब भी आता है हम मना कर देते हैं वैक्सीन देने के लिए। क्यों? इसका दो कारण है। एक कि वैक्सीन देने के बाद आपको फिर बुखार आता है दूसरे दिन, जैसे मैंने अभी देवेंद्र जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दिया था कि दूसरे दिन आपको बुखार आएगा। तो आपने वैक्सीन लिया, पहले ही बुखार है, दूसरे दिन आपको और ज्यादा बुखार आ सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत बड़ी बात है भी, जो 101 आने वाला था 101 आप पहले ही लेके चल रहे हैं, दूसरे दिन और ज्यादा बुखार आएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो बुखार आपको जो है, क्या गारंटी है कि वो कोविड-19 नहीं है? तो आपने क्या किया, जो वैक्सीन आपको दे रहा है उसको भी इन्फेक्ट किया, आपके आस पड़ोस वालों को भी इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट किया, और सबसे बड़ी बात अपने शरीर को कष्ट दिया। मैंने बार बार चीजों को बताया है कि अगर पहले ही दिन से ही आपको कोई सिम्टम आता है तो आपको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है, रेस्ट करना है। लेकिन आपने वैक्सीन लगा के ये पूरा सिस्टम को भी इन्फेक्ट किया और अपने शरीर को भी नुकसान किया। तो इसलिए पहली बात कि फीवर जब भी आपको आता है आप वैक्सीनेशन में मत जाइए। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे कि आप वैक्सीनेशन के लिए जब गए और उसके 4 दिन बाद आप पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब यह था कि जब आप वैक्सीनेशन के लिए गए थे आप पहले से ही पॉजिटिव थे, आपने अपने सिम्टम को इग्नोर किया। और हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत थिन लाइन है, कभी कभी सिम्टम्स आप नहीं पता कर पाते, क्योंकि खांसी जो है हमें अपनी रूटीन लाइफ में खांसी भी होती है, जुकाम भी होता है, नाक भी बहता है, हम सीरियस नहीं लेते। लेकिन वही आदत हमारी इस कोरोना को भयंकर रूप में ले जा रही है। जैसे ही आपको खांसी हुई, छोटा मोटा बुखार है, हम कहते हैं तो नॉर्मल है। इसे नॉर्मल अभी नॉर्मल है मैं मानता हूं, लेकिन अभी के टाइम में आप इसको नॉर्मल मत लीजिए। तो आपको इससे पहले हल्का से कभी सिम्टम रहा होगा जो आपने इग्नोर किया, और वैक्सीनेशन के बाद आप जब आए तो हो सकता है कि आपको पहले से ही कोविड रहा हो और आपने टेस्ट बाद में कराया तो पॉजिटिव आ। अभी आप कह रहे हैं कि आपको बुखार नहीं है, इसका मतलब आप 6-7 दिन क्रॉस कर चुके हैं। अभी कोई भी सिम्टम अगर आपका वर्ष होता है, अगर आपका बुखार फिर से आपको चढ़ता है और वो 101 से ऊपर जाता है, 102 से ऊपर जाता है, तो जैसे मैंने इससे पहले उनको ट्रीटमेंट बताया कि आपको अलर्ट हो जाना है। ये नहीं समझना है अरे अभी तो 2 दिन पहले ही तो पॉजिटिव आया तो अभी तो चलता ही रहता है। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स कहेंगे अच्छा अभी पॉजिटिव आया, अभी तो 5 दिन नहीं हुए, आपको 5 दिन निकल गया आपका, अब आपका 5 से 10वां दिन के बीच में चल रहा है। कोई भी सिम्टम SpO2 लगातार मॉनिटर करते रहिए। अगर ये 94 से नीचे जाता है प्रोनिंग कीजिए और अलर्ट हो जाना है आपको। अगर आपका बुखार फिर 101 102 को टच करता है फिर अलर्ट हो जाना है, स्टेरॉइड लेना है तब। लेकिन प्लीज अभी मत ले लीजिएगा। मैं बार बार स्टेरॉइड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, स्टेरॉइड पहले के 5 दिन में बिल्कुल ना लें। स्टेरॉइड अगर आप पहले लेते हैं और अपने मन से लेते हैं तो आपकी शरीर की जो हालत है और भी खराब हो सकती है, कोविड और भी वर्ष हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद SpO2 नहीं भी गिरने वाला होगा तो कुछ दिनों बाद SpO2 गिर जाएगा और गिर जाएगा। तो इसलिए स्टेरॉइड का यूज बहुत ही जजुशियल करना है, बहुत ही सतर्कता से करना है। और मैं तो कहूंगा टेलीमेडिसिन के नंबर हमारे पास हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आप आ सकते हैं, तब पूछ सकते हैं। अपने मन से स्टेरॉइड आप मत लीजिए, क्योंकि वो बीमारी को और ज्यादा सीवियर कर रहा है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन और नीचे आ सकता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए 6 दिन या 7 दिन जब हो जाता है, जब आपको लगता है कि स्थिति मेरी और खराब हो रही है, तब आप स्टेरॉइड ले सकते हैं। बाकी पैनिक मत होइए, चीजों को ध्यान से सुनिए और अपने शरीर को मॉनिटर करते रहिए। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंफॉर्मेशन। यू कंटिन्यूसली अब लगातार 3 दिन से इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं और लगातार लोगों को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को इस समय फायदा मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार 100 जो शेयर्स हमको नजर आ रहे हैं, मतलब लाखों लोगों को इससे फायदा हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे और लाखों से इसको करोड़ों में बदलेंगे और जितने भी लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं उनको पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आपने जो भी जानकारी ली उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि आप घर बैठे ह्यूमैनिटी को शो करें और ह्यूमैनिटी के जरिए काफी लोगों को ये फायदा पहुंचाएं, ये जानकारी पहुंचाएं, जो कि आप इसकी शुरुआत अपने आप से कर सकते हैं, अपने सोशल अकाउंट से कर सकते हैं। तो आप जुड़िए और इसको जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए।
यस, लास्ट में अभी देवेंद्र सर हमारे साथ हैं, तो सर। थैंक यू सो मच कामिनी। और मैं कैसे डॉक्टर संतोष साहब का धन्यवाद कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को अभी कंटिन्यू जब मैंने मुझे म्यूट करना पड़ा अपना, क्योंकि कंटिन्यूअसली मुझे कॉल आ रहे हैं एंड द पीपल आर प्रेजिंग कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, और लोगों ने जिस तरीके से लोग प्यार दिखा रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस कार्यक्रम की तारीफ करी है, तो ये सारा क्रेडिट आप सभी लोगों को जाता है। आप सभी लोग इसका पार्ट हैं जो भी इससे जुड़े हुए हैं। बस निवेदन यही है कि हम में से हर कोई व्यक्ति सोशल वर्क करना चाहता है, तो कोई ये ना सोचे कि जी भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो इस थीम को हमें नहीं लेके चलना है। हर व्यक्ति को भगत सिंह बनना है, और हर व्यक्ति को ये सोचना है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और देश मेरा इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर हम किसी का थोड़ा सा भी सहारा बन पाए, थोड़ा सा इन द सेंस 0.001% भी अगर हम किसी का सहारा बन पाए, उसके मेंटल एंजाइटी को दूर कर पाए, उसके मन के अंदर के भय को दूर कर पाए, तो ये हमारी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे दौर में हम भीड़ में निकलें और सेवा करने के लिए जाएं लोगों को। सिर्फ वही सेवा है, किसी को सही जानकारी देना, किसी के पास तक सही जानकारी पहुंचाना। डॉक्टर साहब की जो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं और साइंटिफिकली प्रूवन, जो मेडिकल साइंस कहती है, वो सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई। दवाइयाँ कौन सी लेनी चाहिए, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अगर ये बातें भी सही से समाज में फैल गई, तो जो आज ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, जो दवाइयों की ब्लैकमेलिंग हो रही है, इसको रोकने का के जो हरबिंगर बनेंगे, इसको रोकने के लिए जो मैं कहता हूं कि वॉरियर बनेंगे, वो आप लोग होंगे। तो ये आपका रोल यहाँ पर आपको अदा करना है, और आपका रोल सिर्फ इतना ही है कि इस जानकारी को आप दूसरों तक शेयर करें। जो फेसबुक पर लिंक है आप उसको शेयर करें, और कल वापस से 5 बजे हमें दोबारा ज्वाइन करें। और आप ये भी कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं, चेन ऑफ चेंज मेकर्स। सो आप लोगों से प्रश्न लीजिए, जो जूम जो हमारा कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनके प्रश्न लीजिए और डॉक्टर साहब से पूछिए। आप देखिए ये कितना बड़ा एक संवाद स्थापित होगा कि आप उन लोगों को सहारा दे रहे हैं, उन लोगों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं जो ना सोशल मीडिया पर हैं, जो कहीं भी नहीं है, लेकिन आपके टच में जरूर हैं। तो जो आपके टच के लोग हैं, उनको एक दिल का टच देना है, और वो दिल का टच यही होगा कि उनको सही जानकारी आप उपलब्ध करा पाए। सो मैं वंस अगेन आज एम्स ऋषिकेश का और एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉक्टर रविकांत जी का, और वहां पर एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर विनोद साहब, उनका, और आज जो हमारे इस कार्यक्रम के हीरो हैं डॉक्टर संतोष साहब, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और कामिनी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कंटिन्यूअसली कामिनी दिन में 10-10 घंटे बैठ करके लिस्ट बनाना, लोगों से बात करना, उनको इनवाइट करना, उनके क्वेश्चंस लेना, फिर ग्राफिक्स तैयार करना, और फिर इसको सोशल मीडिया पे डालकर उसकी रिपोर्ट तैयार करना। तो शी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड, और मुझे प्राउड होता है कि ऐसी टीम हमारे साथ है। और आप में से जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने इंटरेस्ट भेजिए। आप info@ladlifoundation.com पर अपने इंटरेस्ट भेज सकते हैं, और जुड़ने का सिर्फ यही एक माध्यम है कि आप बस फेसबुक पर आइए और अपने सवाल पूछिए, यही हमारे लिए बहुत है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू सो मच, एंड आई विश कि आप इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you.